नमस्कार दोस्तों, मैं नालंदा एकेडमी से M.K. शुक्ला और हम लेके आए हैं इतिहास सीरीज। और इस कोरोना की कठिन परिस्थितियों में बस एक ही शब्द कहना चाहते हैं कि अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मेन टॉपिक में आ जाएं। आज हमने लिया है इतिहास का जो सामान्य परिचय है पार्ट 1, ये अपन देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को देखना है इतिहास क्या है और इतिहास की परिभाषा, इतिहास के जन्मदाता, ये लेंगे आप लोग। तो सबसे पहले आपको बता दें, ये जो इतिहास शब्द है दोस्तों, इस इतिहास शब्द का सबसे पहले जो उल्लेख आया है आपका, वो उल्लेख आया है अथर्ववेद में। और इस इतिहास शब्द को अगर अपन लोग संधि विच्छेद के रूप में इसका अलग अलग अर्थ निकालने के लिए कहा जाए तो ये 3 भागों में है। कैसे? इति, हा और आस। इति का अर्थ है दोस्तों ऐसा, हा का अर्थ है प्रमाणिक या निश्चित रूप से। आस का अर्थ है पुराना, विगत या दोस्तों बीता हुआ। चलिए, स्वाभाविक है तो ये इतिहास में क्या है इतिहास शब्दार्थ के रूप में ऐसा, प्रमाणिक, पुराना, बीता हुआ अध्ययन क्या है? इतिहास है। यानी कि पुरानी क्रमबद्ध घटनाओं को जो प्रमाणिक है उसको अपन इतिहास कहेंगे। तो इतिहास शब्द का सबसे पहले उल्लेख जो हुआ है वो अथर्ववेद में हुआ है। बताने की जरूरत नहीं है, वेद 4 है, उसमें चौथा वेद अथर्ववेद है। बाद में वैदिक साहित्य में उसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। अब ये अंग्रेजी में हिस्ट्री शब्द का उपयोग, अंग्रेजी में हिस्ट्री शब्द का उपयोग सबसे पहले जो किया था वो दोस्तों किया था हेरोडोटस ने किया था। हालांकि ये हेरोडोटस ने जो किया था वो उपयोग किया था आपका ये हिस्टोरीज के रूप में इस शब्द का उपयोग हुआ था, लेकिन यही माने जाते हैं कि इंग्लिश में सबसे पहले इस शब्द का उपयोग किया आप किसने किया? हेरोडोटस के रूप में किया। ये जो ठीक है, आप जानते हो कि इसको इतिहास को अंग्रेजी में हिस्ट्री कहते हैं। ये हिस्ट्री शब्द जो निकला है ये आपका ग्रीक शब्द से निकला है। हिस्ट्री जो बना है दोस्तों, ये ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से बना है। किससे बना है? ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से बना है हिस्ट्री शब्द। और इस हिस्टोरिया शब्द का अर्थ है गवेषणा यानी कि आपका क्या है? ये खोज, गवेषणा यानी कि खोज। चलिए ठीक है, तो ये पुरानी खोज, प्रमाणिक खोज, शोध आदि क्या है आपका इतिहास है इस ग्रीक शब्द के अनुसार। और यहाँ थोड़ा सा हेरोडोटस की चर्चा आई है, बताने के लिए जरूरत नहीं है दोस्तों। कोई भी विषय होता है तो स्वाभाविक है उस विषय का सबसे पहले अपन लोगों को जन्मदाता कौन है, पिता कौन है, तो ये हेरोडोटस इतिहास के पिता है। हेरोडोटस कौन है दोस्तों? ये इतिहास के पिता हैं। पिता कहें अपन लोग, जन्मदाता भी कहें, एक ही चीज़ है आपका। और इनकी जो दोस्तों पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। फेमस किताब है, कई परीक्षाओं में आती है आपकी। नॉर्मली क्वेश्चन है ये, छोटी मोटी परीक्षा में भी आया है आपका कि हेरोडोटस की पुस्तक का नाम कौन है, क्या है आपका? हिस्टोरिका। हेरोडोटस आपको बता दें ये एक यूनानी दार्शनिक थे, इतिहासकार थे, यूनान के थे। यानी कि ग्रीस राजधानी जानते हैं आप लोग, इसकी राजधानी एथेंस। और ये अगर बायोडाटा के रूप में कहा जाए तो ये हेरोडोटस आपको बता दें ये 5वीं सदी BC में थे। 5वीं सदी BC में आपके ये हुए हैं। ये 484 BC में इनका जन्म हुआ था और 425 BC में इनका क्या हुआ था? इनकी मृत्यु हुई थी। तो आपका सदी कौन सी होगी? 5वीं सदी आपकी क्या है? BC हो गई। चलिए दोस्तों, यहाँ आपको बता दें हेरोडोटस का जो संस्कृत नाम है, इनका जो संस्कृत नाम है वो हरिदत्त है। संस्कृत मैंने अपने यहाँ संस्कृत ग्रंथों में क्या कहा गया है? हरिदत्त कहा गया है। लेकिन अपन लोग हेरोडोटस कहेंगे। अगर ये आ जाए कि संस्कृत में नाम क्या है तो उनका नाम है आपका ये हरिदत्त। तो चलिए, 2 चीज़ें हो गई। इतिहास शब्द का संस्कृत में सबसे पहले उपयोग
जो मिला है आपका प्रमाण मिला है वो अथर्ववेद मिला है। हिस्ट्री का सबसे पहले प्रयोग किया हेरोडोटस ने। हिस्ट्री इंग्लिश का शब्द है, ये अंग्रेजी में हिस्ट्री ग्रीक हिस्टोरिया से बना है, जिसका अर्थ होता है गवेषणा या खोज। और ये जो हिस्टोरिया शब्द हिस्टोरीज के रूप में उपयोग किया है किसने? हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया है। और हेरोडोटस आपके यूनान के दार्शनिक हैं, इतिहास के पिता हैं। तो स्वाभाविक है अगर एक क्वेश्चन आ जाए इतिहास का जन्म किस देश में हुआ, तो दोस्तों वहाँ लगाएंगे अपन लोग यूनान। इतिहास का जन्म किस सदी में हुआ, तो वो करेंगे आप लोग 5वीं सदी BC, यानी कि यूनान से क्या हुआ आपका इतिहास का जन्म होता है। चलिए दोस्तों, ये तो आपका इतिहास का एक शब्दार्थ हो गए, इतिहास के जन्मदाता वगैरह हो गए। अब इसके बाद इतिहास के बारे में किसने क्या कहा। देखिए, कोई विषय होता है जब तक उसके बारे में विस्तृत विभिन्न विद्वानों के, दार्शनिकों के अपन लोग विचार ना जान लें, और ये 3-4 विचारक हैं, इनके विचार जैसे जानेंगे तो आपको इतिहास के बारे में पूर्ण समझ हो जाए कि इतिहास है क्या। चलिए तो इसको थोड़ा सा टॉपिक बनाते हैं, इतिहास की परिभाषा। दोस्तों, आप सब जानते हैं कोई भी विषय होता है कि कई विद्वानों की उसकी परिभाषा होती है, सब अपने अपने मत देते हैं, लेकिन कोई एक सर्वमान्य परिभाषा होती है जो कि सबसे प्रमाणिक होती है। तो ये एक सबसे जो प्रमाणिक परिभाषा आपकी जो है, वो जो आपकी यहाँ मानी गई है, वो है आपका E.H. कार की। E.H. कार दोस्तों आपको बता दें, ये ब्रिटिश विद्वान हैं, 20वीं सदी में हुए हैं। ये पहले दार्शनिक आपके ये दार्शनिक हैं, पहले आदर्शवादी थे, बाद में आप मार्क्सवादी हो गए थे। इन्होंने इतिहास की सबसे प्रमाणिक परिभाषा दी है कि इतिहास क्या है? विगत और वर्तमान। विगत और वर्तमान के बीच क्या है? एक अनवरत अध्ययन है। अनवरत अध्ययन का मतलब कहलाता है कभी ना रुकने वाला, लगातार चलने वाला अध्ययन है। बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने। इतिहास विगत और वर्तमान का क्या है? अनवरत अध्ययन है। और भी आगे इन्होंने बताया है, उसकी ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल एक प्रमाणिक परिभाषा के रूप में जो पहली परिभाषा है आपकी E.H. कार, ब्रिटिश विद्वान। दूसरी परिभाषा दोस्तों अपन लोग अपने यहाँ से लेंगे, और आप जानते हो कौटिल्य बताने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें चाणक्य भी कहते हैं। और आप सब जानते हो ये चंद्रगुप्त मौर्य के आपके वो भी थे, प्रधानमंत्री भी थे, और इन्होंने ही मौर्य वंश की स्थापना करवाई थी चंद्रगुप्त मौर्य से। इनका जो दोस्तों जो मूल नाम है, जो वास्तविक नाम है, वो वास्तविक नाम है आपका ये विष्णुगुप्त। चलिए, इनकी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, और ये अर्थशास्त्र बता दें आपको नाम के विपरीत एक राजव्यवस्था की पुस्तक है। ये जो अर्थशास्त्र किताब है, ये भारत की राजनीति की पहली पुस्तक मानी जाती है, और ये अपने भारत के पहले राजनीतिक विचारक माने जाते हैं। इन्हें भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है आपका। ये क्या कहते हैं दोस्तों? ये कहते हैं कि एक राजा को कुछ समय इतिहास पठन में लगाना चाहिए, कुछ टाइम क्या लगाना चाहिए? इतिहास पढ़ने में आपको क्या है? लगाना चाहिए। ये इनका कथन है आपका, किसका? कौटिल्य का। चलिए, तो स्वाभाविक है आपका कौटिल्य ने क्या कहा है कि राजा को कुछ समय इतिहास पढ़ने में लगाना चाहिए, क्योंकि इतिहास से बहुत कुछ सीखा जाता है, और जिसने इतिहास से नहीं सीखा ये भी इतिहास बताता है। कैसे? आ गया। इसी से संबंधित एक परिभाषा है, ये है हीगल आपको बता दें, ये जर्मनी के विद्वान हैं आपके ये। और ये क्या कहते हैं? ये इतिहास के बारे में कहते हैं कि इतिहास हमें यह बताता है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। क्या बताता है? हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। क्यों? क्योंकि यही तो इतिहास बताता है, जो इतिहास से सीख कर चलेगा वो कभी आपका कहे धोखा नहीं खाएगा। और स्वाभाविक है, इसलिए चाणक्य क्या कहते हैं कि राजा को इतिहास के बारे में कुछ न कुछ दिन में एक बार टाइम निकाल कर क्या है आपका ये पढ़ना चाहिए। चलिए, ये आपका लिख दिया गया है। ये बताते हैं आपका हीगल कि इतिहास ये बताता कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, और इतिहास से जब हम कुछ नहीं सीखेंगे तो इतिहास अपने आप को दोहराएगा। इतिहास सीख भी देता है, और यही आपको बताया गया है। ये है, सब जानते हो, कार्ल मार्क्स।
एक विस्फोटक दार्शनिक हुए हैं। ये दोस्तों जर्मनी के हैं। कार्ल मार्क्स कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। और आपको बता दें ये कार्ल मार्क्स ऐसे विद्वान हैं जिनका जन्म जर्मनी में हुआ, मृत्यु इंग्लैंड लंदन में हुई, और इनके जो विचार आपके कहाँ सबसे पहले प्रभावी हुए, वो आपके रूस में हुए। और बाद में जानते हो आप लोग, रूस में 1970 की साम्यवादी क्रांति हुई थी। ये सामाजिक आपका साम्यवाद या सामाजिक समाजवाद के जन्मदाता भी आपके क्या है माने जाते हैं। वर्ग संघर्ष का इतिहास भी कहा कि इतिहास क्या है? वर्ग संघर्ष का इतिहास है। चलिए ठीक है, तो ये कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। इतिहास अपने आप को दोहराता है, आपको दोहराता है, रिपीट होता है। और क्या कहते हैं, ये इतिहास अपने आप को दोहराता है। दोस्तों आगे बताते हैं कि कभी त्रासदी के रूप में तो कभी प्रहसन के रूप में, कभी अच्छाई के रूप में, कभी बुराई के रूप में, कभी सुख के रूप में, कभी दुख के रूप में। इस प्रकार से बताते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। इसलिए इतिहास से कुछ ना कुछ क्या है सीखना चाहिए अपन लोगों को। चलिए ये हो गया। इसके बाद आपको बता दें अपने यहाँ जब दोस्तों 1857 की क्रांति हुई, तो 1857 की क्रांति में बहुत सारे विद्वानों ने क्रांति के समय लेख लिखे, और उसमें से एक ब्रिटिश विद्वान राजनीतिक प्रशासनिक अधिकारी भी थे आपके, वो थे आपके ये सीले। और ये सीले क्या कहते हैं कि इतिहास क्या है? विगत की राजनीति है, विगत की राजनीति है। इतिहास विगत की राजनीति है। कैसे? कि जो आज राजनीति चल रही है वो कल क्या हो जाएगी? आपकी इतिहास बन जाएगी। ये दोस्तों कौन कहते हैं? ये सीले कहते हैं। चलिए ठीक है, फिर से आ जाएं। सीले कहते हैं इतिहास विगत की राजनीति है। कार्ल मार्क्स कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है, कभी प्रहसन के रूप में तो कभी आपके त्रासदी के रूप में। और हीगल क्या कहते हैं कि इतिहास हमें सिखाता है, इतिहास हमें बताता है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। इसलिए इतिहास से सीखने के लिए कौटिल्य क्या कहते हैं दोस्तों अर्थशास्त्र में? ये कहते हैं कि राजा को कुछ समय इतिहास पढ़ने में निकालना चाहिए। और E.H. कार ने इतिहास की सबसे अच्छी परिभाषा दी है। वो कहते हैं कि इतिहास विगत और वर्तमान के रूप में क्या है? एक अनवरत अध्ययन है। चलिए एक लास्ट परिभाषा और है, और लास्ट परिभाषा हम यहाँ देखेंगे, ये है कल्हड़। कल्हड़, कल्हड़ जानते हो आप लोग, कश्मीरी कवि हैं। और दोस्तों इनकी एक पुस्तक है राज तरंगिणी। और ये दोस्तों 12वीं सदी के इतिहासकार हैं। संस्कृत में ये राज तरंगिणी लिखी है। अपने यहाँ एक क्वेश्चन आता है, जब आप इतिहास जानने के स्रोतों में पढ़ेंगे दोस्तों, तो इतिहास जानने के स्रोतों में एक धार्मिक साहित्य है, एक लौकिक साहित्य है। तो लौकिक साहित्य की पहली पुस्तक अर्थशास्त्र मानी जाती है। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि लौकिक साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक कौन है? राज तरंगिणी है, जो कल्हड़ ने लिखी थी, संस्कृत भाषा में है, 12वीं सदी में लिखी थी। लोहार वंश के शासक थे आपके राजा जयसिंह के समय आपकी क्या हो गई थी, ये राज तरंगिणी पुस्तक लिखी गई थी। तो ये कल्हड़ ये सच्चे इतिहासकार माने जाते हैं। एक इतिहास की प्रमाणिक पुस्तक इनकी मानी जाती है भारतीय संदर्भ में। तो राज तरंगिणी में क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि वही कवि या इतिहासकार प्रशंसा के पात्र है। वही कवि या इतिहासकार प्रशंसा का पात्र है। कैसा? क्या करे वो? जो राग द्वेष से ऊपर उठ करके, राग द्वेष का मतलब कहलाता है दोस्तों अच्छाई बुराई, निष्पक्ष तरीके से क्या है आपका ये लेखन का कार्य। राग द्वेष से ऊपर उठ करके क्या करे? एकमात्र सत्य के निरूपण में ही अपनी लेखनी या भाषा का उपयोग करे। सत्य के निरूपण का मतलब कहलाता है कि दोस्तों वो निष्पक्ष तरीके से देखे आपका, और दूध का दूध पानी का पानी हंस की तरह उसको क्या करे आपका इतिहास को लिखे, अपनी लेखनी का उपयोग करे। ये दोस्तों राज तरंगिणी में कल्हड़ कहते हैं। और अब सब जानते हो कल्हड़ ने कश्मीर का इतिहास लिखा। आदिकाल से बाद में 12वीं सदी का इतिहास है, बाद में इनके दोस्तों ने भी और इसको आगे बढ़ाया। उसकी चर्चा बाद में करेंगे अपन लोग। तो आइए दोस्तों, ये इतिहास के बारे में और इतिहासकारों के बारे में ये थोड़ा सा कुछ दार्शनिकों के विचार हैं। E.H. कार के देख लिया अपन लोगों ने, कौटिल्य का देख लिया, हीगल का देख लिया, इसके बाद कार्ल मार्क्स का भी अपन लोगों ने देख लिया, सीले का भी हो गया। और अपने यहाँ इतिहास की प्राचीन भारत के स्रोतों में जो सबसे प्रमाणिक है, जो लौकिक साहित्य की पुस्तक है, राज तरंगिणी के अनुसार भी अपन ने देख लिया कि इतिहास क्या है, इतिहासकार को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका सामान्य परिचय के अंतर्गत
इतिहास का शब्दार्थ, शब्द का उपयोग, पिता और कुछ इतिहास संबंधित परिभाषाएं। अब दोस्तों अपन लोग इसके बाद अभी देखते हैं कि हमारे देश का नामकरण। दोस्तों सब जानते हैं अपन लोग, क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं परीक्षाओं में कि हमारे देश को भारतवर्ष भी कहते हैं, भारत भी कहते हैं, इंडिया भी बोलते हैं और हिंदुस्तान भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि देश का नाम भारत किसने दिया। स्वाभाविक जानते हो आप लोग, ईरानियों ने हमारे देश का नाम भारत कहा, इंडिया दोस्तों यूनानियों ने, हिंदुस्तान आपका मुस्लिम लेखकों ने, ठीक है ना। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन क्या है ये आते ही, एक जनरल थ्योरी है आपकी। ये कहा भारतवर्ष पुराणों में कहा गया है। इसके अलावा भारतवर्ष किस किस में अभिलेख में, कौन से अभिलेख में, कौन सी पुस्तक में सबसे पहले भारतवर्ष शब्द आया है, ये अपन लोग आज देखेंगे और अभी इसके ऊपर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये भी क्वेश्चन आता है कि देश का नाम जो भारत है वो किसके नाम पर पड़ा, क्यों पड़ा। सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे कि चलिए इसको टॉपिक बनाते हैं, देश का नामकरण। देश का नामकरण दोस्तों आप सब जानते हैं, अपने यहाँ इतिहास जानने के स्रोतों में वहाँ पढ़ोगे आप, धार्मिक साहित्यों में कई साहित्य, उसमें एक आपके पुराण हैं। और पुराण जानते हो दोस्तों 18 पुराण हैं। और ये जो 18 पुराण हैं, ये सभी पुराण आप सब जानते हैं ये भविष्य शैली में लिखे गए हैं। इन 18 पुराणों में आपको बता दें कि सबसे जो प्रामाणिक और महत्वपूर्ण पुराण है आपका, वो मत्स्य पुराण है, जिसमें सातवाहन वंश की आपकी ये जानकारी है। इसके अलावा आपका 5 पुराण इसमें मुख्य हैं। उसमें एक पुराण है आपका, वो है विष्णु पुराण। दोस्तों आपको बता दें, अपने यहाँ विष्णु पुराण में अपने देश की सीमा के बारे में कहा गया है कि भारतीय कौन है। उसमें वो कहते हैं कि ऐसा देश जो क्या है आपका, ये समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है, वहाँ की संतति, यत् संतति तत् भारती है। वहाँ की संतति क्या है, ये भारती है। क्वेश्चन आता है कि कौन से पुराण में कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ है ये विष्णु पुराण। विष्णु पुराण किस पुराण में कहा गया है कि ऐसा देश जो हिमालय के दक्षिण में है। ये दोस्तों हिमालय पर्वत श्रेणियाँ, ऐसा देश जो हिमालय के क्या है, दक्षिण में है। यहाँ आप सब जानते हो ये हिंद महासागर है। और ऐसा देश जो समुद्र के उत्तर में है, यत् संतति तत् भारती। चलिए ठीक है, उसको आपका भारत की सीमा को बांधा है किसने, विष्णु पुराण में। चलिए तो नॉर्मल चीज़ है। तो सबसे पहले जो देश का नामकरण पर लोग कर रहे थे वहाँ आ जाए। तो देश के नामकरण में एक जनरल थ्योरी है कि अपने देश को जो देश का नाम जो भारत दिया, भारत जो कहा गया है अधिकांशतः वो है आपका ईरानियों ने। अपने देश को जो इंडिया कहा यूनानियों ने। अपने देश को जो हिंदुस्तान नाम दिया, ये हिंदुस्तान नाम है दोस्तों, ये मुस्लिम लेखकों ने। जनरल थ्योरी है। बाद में हिंदुस्तान शब्द मध्यकाल में खूब चला। ये है आपका ये मुस्लिम लेखक। चलिए ये हो गया। इसके बाद अपन देखेंगे कि आप सब जानते हो कि अपने देश को का नाम भारत जो पड़ा, ये किसके नाम पर पड़ा। सबसे पहले आपको बता दें, ये एक क्षेत्र भरत, एक स्थान के नाम पर जो भरत शब्द मिलता है, ये सबसे पहले आपका ऋग्वेद मिलता है। यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, अपने देश का नाम भारत कैसे पड़ा, भारत कैसे पड़ा, एक क्वेश्चन आपका यहाँ आता है। यहाँ सबसे पहले अपन लोग जो ऑप्शन में लगाते हैं वो लगाते हैं भरत जन के नाम से, भरत जन के नाम से। जन मतलब कबीला, क्षेत्र है आपका। फिर दूसरा लगाते हैं राजा भरत। ये राजा भरत, ये जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। ऋषभदेव के क्या थे, ये पुत्र थे आपके।
ऋषभदेव के पुत्र थे कौन? भरत। एक तीसरा है आपका ये राजा भरत, जो हस्तिनापुर के राजा थे, और वो सब जानते हो आप लोग, ये शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे। शकुंतला राजा दुष्यंत क्या थे? आपके पुत्र थे। चलिए यहाँ जब क्वेश्चन आता है, और भी ऑप्शन रहते हैं, लेकिन आपको लगाना है भरत जन के नाम से। अपने देश का नाम भारत क्यों पड़ा? भरत जन के नाम से। और ये आपको थोड़ा सा बता दें, ऋग्वेद में 10 मंडल है, उसमें दोस्तों 7वां मंडल है, और 7वें मंडल में ऋग्वेदिक काल की एकमात्र राजनीतिक घटना है, वो घटना है दासराग युद्ध। दासराग युद्ध यानी कि 10 राजाओं का युद्ध, दासराग युद्ध। और दासराग जो युद्ध है दोस्तों, इस दासराग युद्ध में भरत जन का जो राजा था, भरत जन, जन मतलब क्षेत्र, ये जो भरत जन का जो राजा था, उस राजा का नाम था सुदास। दोस्तों सुदास ने 10 राजाओं को क्या किया था? पराजित किया था। भरत जन ने क्या किया था? 10 राजाओं को या 10 जनों को क्या किया था? आपका ये पराजित किया था आपका, ठीक है ना। जो पहले लिखा है जीत आपकी उसी ही थी। और जो सुदास है ये भरत जन का शासक था, और सुदास प्राचीन भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट बना। चक्रवर्ती की अवधारणा बाद में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में भी दी दोस्तों, बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन चक्रवर्ती सम्राट वही कहलाता है जिसने अपने साम्राज्य की प्राकृतिक सीमाएं प्राप्त कर ली हो, और जो आपका क्या हो उस समय आपका स्थानीय रूप से अजय रहा हो। चलिए ठीक है, यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, ये 10 राजाओं को जो इकट्ठा किया था वो विश्वामित्र ने इकट्ठा किया था। इन्होंने क्या किया था? सुदास ने विश्वामित्र की जगह वशिष्ठ को अपना पुरोहित बनाया था। आपको सबको मालूम है कि उस समय ऋग्वैदिक काल में राजा के बाद महत्वपूर्ण पद होता था तो वो आपका पुरोहित होता था। ठीक है, इसका युद्ध का राजनीतिक कारण भी था, लेकिन तत्कारण कारण यही था पुरोहित के कारण कि सुदास ने विश्वामित्र की जगह वशिष्ठ को पुरोहित बनाया। तो विश्वामित्र ने क्या किया? 10 राजाओं को, 10 जनों को इकट्ठा करके भरत जन के ऊपर आक्रमण करवाया था। सुदास ने इनको सबको हराया था, और फिर इसी भरत जन के नाम से अपने देश का नाम क्या है? भारत पड़ा। यही ऑप्शन है अपन को लगाना है। ये राजा भरत, ऋषभदेव, आप सब जानते हो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। इसमें जैन धर्म के दोस्तों संस्थापक और जैन धर्म के जन्मदाता जो माने जाते हैं वो ऋषभदेव माने जाते हैं। ऋषभदेव के 2 पुत्र थे, बड़े भरत थे और छोटे थे बाहुबली की पितामह कर्नाटक में है, वो बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल इनके पुत्र के नाम पर ये जैन साहित्य के अनुसार क्या है? देश का नाम भारत पड़ा। और अपने यहाँ पुराणों में और हिंदू धर्म ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र राजा भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। लेकिन सही ऑप्शन परीक्षा में आए तो लगाना है भरत जन के नाम पर, और भी आपको मिलेंगे। चलिए, तो ये आपका ऑप्शन इसमें क्या रहे दोस्तों? सही रहेगा। और वैसे ही आप सब जानते हो, यहाँ राजा दुष्यंत और शकुंतला की मिलन, वियोग और पुनर्मिलन की कहानी एक पुस्तक में है। वो पुस्तक का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। और अभिज्ञान शाकुंतलम बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका कालिदास की पुस्तक है। कालिदास जो संस्कृत के सबसे महान कवि के हैं आपके ये हुए हैं। बाद में गुप्त काल में अपन देखेंगे तो कालिदास के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको ये बताया गया है कि ये अभिज्ञान शाकुंतलम में भी क्या है आपका इस चीज़ का आपका वर्णन है। चलिए, तो ये तो हो गया आपका देश का नाम भारत कैसे पड़ा? तो भरत जन के नाम से। बाकी और भी आपके क्या है कारण है। इसके अलावा दोस्तों आपने देखा होगा भारतवर्ष। अच्छा, आपको थोड़ा सा बता दें, ये फारसी भाषा में सिंधु नदी के पूर्वी क्षेत्र को हिंदू कहा गया है। सिंधु नदी पूर्वी क्षेत्र को हिंदू कहा गया है। इसी नाम से क्या हो गया आपका ये फारसी भाषा में कहा गया है, इसलिए आपका क्या है बाद में ये हिंदुस्तान आदि क्या है नाम अपना चल पड़ा। चलिए, यहाँ है अब एक शब्द है अपना भारतवर्ष। भारतवर्ष, ये भारतवर्ष जो देश का नाम है, ये आपको थोड़ा सा बता दें, ये ठीक है पुराणों में, हिंदू धर्म ग्रंथों में सब जगह आपका भारतवर्ष अधिकांश जगह मिलता है। लेकिन ये भारतवर्ष शब्द का सबसे पहले उपयोग कहाँ हुआ, पहला उल्लेख है इसका कहाँ मिलता है? तो आपको बता दें, इसका पहला जो उल्लेख मिलता है ये मिलता है दोस्तों अष्टाध्यायी। और आपको थोड़ा दोस्तों बता दें, ये अष्टाध्यायी ये पुस्तक है, ये पाणिनि की पुस्तक है। किसकी है? पाणिनि की। और ये जो अष्टाध्यायी पुस्तक जो पाणिनि की है, ये भारत की
संस्कृत साहित्य की, व्याकरण की सबसे पुरानी पुस्तक भी है और वेदोत्तर मतलब वेदों के बाद संस्कृत साहित्य की सबसे पहली पुस्तक भी ये मानी जाती है। अष्टाध्यायी ये व्याकरण की पुस्तक है और 5वीं सदी BC में आपको बता दें पाणिनि आपके हुए हैं। इस अष्टाध्यायी के ऊपर बाद में पतंजलि ने टीका टिप्पणी उसके बारे में लिखा है, वो महाभाष्य के रूप में है। लेकिन क्वेश्चन ये है भारतवर्ष का पहला उल्लेख किसी पुस्तक में है तो वो है आपका क्या है, अष्टाध्यायी में। इसके बाद भारतवर्ष का पहला अवलेखी प्रमाण, अवलेखी का मतलब कहलाता है दोस्तों किसी ठोस सतह पर लिखी गई चीज़, ठीक है ना। तो ये पहला अवलेखी जो प्रमाण है आपका, वो प्रमाण मिला है दोस्तों ये एक कलिंग राजा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। अभिलेख कौन सा है, हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। ये दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा में है, उड़ीसा की उदयगिरी की पहाड़ियों में आपको ये मिलेगा और ये शासक का नाम था खारवेल और इसको लिखते हैं आप लोग कलिंग राजा खारवेल और ये उड़ीसा का पुराना नाम आपका क्या है, खारवेल है। उड़ीसा को कलिंग कहते हैं और राजा कौन था आपका, ये खारवेल था, पहली सदी BC में था। लेकिन ध्यान रहे अगर ना अभिलेख आए या न पुस्तक आए, ये रहे पहला उल्लेख तो आप अष्टाध्यायी लगाएंगे क्योंकि ये 5वीं सदी की है, ये पहली सदी BC की है, दोनों में 400 साल का क्या है आपका अंतर है। तो भारतवर्ष का पहला उल्लेख अष्टाध्यायी पाणिनि में, पहला अभिलेखी प्रमाण और दूसरा उल्लेख आपका क्या करेंगे, ये कलिंग राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में क्या है आपका, ये उड़ीसा में मिला है उदयगिरी की पहाड़ियों में। ये कलिंग दोस्तों उड़ीसा का पुराना नाम है आपका। चलिए तो ये इसका उल्लेख हो गया। इसके बाद आप जानते हो भारतवर्ष के कई क्षेत्रों के नाम भी आपको परीक्षा में आते हैं। भारतवर्ष के क्षेत्र आपने देखा होगा दोस्तों, कई क्षेत्र आपके सुनने को मिलते हैं। एक आपने देखा होगा, एक है सप्त सैंधव, सप्त सैंधव, सप्त सैंधव सतलज व्यासा रवि चनाव झेलम सिंधु बहे पंजाब, साथ में सरस्वती आपके, ठीक है ना। झेलम सिंधु सरस्वती बहे पंजाब और सिंधु में भी है आपके ये। तो ये आप सब जानते हो, ये यहाँ मानसरोवर झील के पास सोनाख्या नामक ग्लेशियर से आपकी ये सिंधु नदी निकलती है, अपने यहाँ के एकमात्र लेह से गुजरती है, फिर यहाँ पाकिस्तान और यहाँ पाकिस्तान के सिंध प्रांत, फिर यहाँ अरब सागर में कराची के पास गिरती है और यहाँ आपका चिनाब नदी सतलज आज नदियों का पानी लेकर क्या हो जाती है, फिर यहाँ आपके क्या है इससे मिल जाती है। और सब जानते हो आप लोग, ये सिंधु नदी एक दक्षिण एशिया की एक क्या है आपका सबसे लंबी नदी भी है। चलिए तो ये सप्त सिंधव वह क्षेत्र है जिस क्षेत्र में सबसे पहले आर्य आकर बसे, जिस क्षेत्र में सबसे पहले आर्य आकर बसे वो क्षेत्र कहलाता है सप्त सिंधव, यानी कि ये पहला है आपका ये दोस्तों, ये है सप्त सिंधव क्षेत्र। यह इस क्षेत्र में सतलज व्यासा रवि चनाव झेलम सिंधु सरस्वती वाला क्षेत्र क्या है आपका, ये सप्त सिंधव कहलाता है। दूसरा दोस्तों आपका इसका भारतवर्ष का एक क्षेत्र के रूप में आपका उल्लेख आया है, एक आया है आपका ये बिम्हर्षि देश, बिम्हर्षि देश। बिम्हर्षि देश आपको बता दें ये गंगा यमुना द्वाब के बीच का क्षेत्र है। गंगा यमुना का जो द्वाब है, दो आब, दो का मतलब दो और आब का मतलब है दो धाराओं का क्षेत्र या दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। यहाँ आप सब जानते हो ये उत्तराखंड से ये गंगा नदी निकलती है, फिर यहाँ फिर यहीं से यमुना, ये आपका तो ये क्षेत्र कहलाता है आपका ये गंगा यमुना द्वाब का क्षेत्र कहलाता है आपका बिम्हर्षि देश। इसमें इस क्षेत्र में आपके उत्तर वैदिक काल में आज फैले। फिर इसके बाद है आपका ब्रह्मावर्त, ब्रह्मावर्त क्षेत्र। और दोस्तों ब्रह्मावर्त क्षेत्र जो है आपका ये कहलाता है सरस्वती और द्वयदशी। द्वयदशी को आपको बता दें घग्गर भी बोलते हैं, घग्गर नहीं, घाघरा नहीं, घग्गर भी बोलते हैं। ये विलुप्त हो चुकी है, इसके प्रमाण हरियाणा वगैरह मिल चुके हैं। तो ये ब्रह्मावर्त क्षेत्र आपका सरस्वती और द्वयदशी के बीच कहलाता था। इसके बाद दोस्तों एक आता है आपका आर्यावर्त। आर्यावर्त आपने सुना होगा, पुराणों में उत्तर वैदिक काल में वेदों में आर्यावर्त शब्द मिलता है। आर्य जहाँ रहे, पूरी वैदिक सभ्यता आर्य सभ्यता जिस क्षेत्र में पूरी तरह से फैल गई थी उस क्षेत्र आपका क्या कहला आर्यावर्त कहलाता था। आर्यावर्त आपका ये हिमालय और विंध्य पर्वत के
बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है आपका, ये आर्यवर्त कहलाता था। ये हिमालय और दोस्तों ये यहाँ विंध्य पर्वत है, तो ये क्षेत्र कहलाता था आपका ये आर्यवर्त। वैसे आर्यवर्त आपको बता दें सप्त सिंधु प्लस ब्रह्मर्षि देश और ब्रह्मावर्त भी कर सकते हैं, लेकिन आर्यवर्त में आपका हिमालय विंध्य पर्वत के बीच का क्षेत्र आपका ये आता है। फिर इसके बाद दोस्तों आपको एक शब्द मिला होगा दक्षिणापथ। दक्षिणापथ, तो ये दक्षिणापथ आपका ये विंध्य का दक्षिणी भाग है। विंध्य का क्या है आपका ये दक्षिणी भाग है। ये गुप्त वंश में भारतीय नेपोलियन जिसको बोलते हैं समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ की क्या आपका ये विजय भी प्राप्त की थी, बाद में वहाँ चर्चा करेंगे। फिलहाल एक शब्द मिलता है आपको उत्तरापथ। उत्तरापथ क्षेत्र कौन सा है? उत्तरापथ आपका विंध्य के उत्तर वाला क्षेत्र है, विंध्य के उत्तर वाला क्षेत्र है। और दोस्तों ये हिमालय की दक्षिण वाला क्षेत्र भी आपको इसको बोल सकते हैं। और ये उत्तरापथ मौर्य काल में एक बहुत बड़ा राजपथ भी आपका हुआ, जो आपका यहाँ से ताम्रलिप्ति बंदरगाह था आपका पहले, प्राचीन भारत में आज भी है, तो प्राचीन भारत बहुत फेमस था। तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह से लेकर के ये सब वर्तमान आपका नेशनल हाईवे 1 और 2 को लेकर के यहाँ बाघा बॉर्डर, वहाँ तक्षशिला पुष्कलावती तक ये जाता था। बाद में मध्य एशिया से ये रास्ता जोड़ता था। तो ये उस समय उत्तरापथ सबसे बड़ा राजमार्ग भी था मौर्य वंश के समय, लेकिन आपको क्या है उत्तरापथ आपका क्या है यहाँ एक क्षेत्र भी है। तो दोस्तों ये अपन ने देखे कि भारतवर्ष के अन्य क्षेत्र सप्त सिंधु, सतलज, व्यासा, रवि, चनाव, ये जो नदियां हैं इनके बीच के क्षेत्र आपको सप्त सिंधु कहलाता है, जहाँ आर्य सबसे पहले बसे। और अविनाश चंद्र दास जिन्होंने बताया था कि आर्यों का आदि देश सप्त सिंधु था। चलिए ब्रह्मर्षि देश आपका ये गंगा यमुना द्वाब के बीच का क्षेत्र आपका ब्रह्मर्षि देश कहलाता है। ब्रह्मावर्त आपके सरस्वती और द्वादशी के बीच का क्षेत्र कहलाता था। ये आर्यवर्त हिमालय विंध्य के बीच का क्षेत्र है। हालांकि इसको समूचा उत्तर भारत भी बोल सकते हैं, या कभी कभी परीक्षा में ये भी आता है कि आर्यवर्त समूचा उत्तर भारत, या उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल का क्षेत्र भी आपका आर्यवर्त कहलाता था। फिर दक्षिणापथ और उसके बाद क्या आपका ये उत्तरापथ। चलिए दोस्तों ये अपन ने देखा कि इतिहास के अंतर्गत देश का नामकरण, और फिर इसके पहले जो अपन ने देखा वो देखा था कि इतिहास क्या है, इतिहास का सबसे पहले प्रमाण कहाँ मिला है, कौन इतिहास के जन्मदाता है, उसका शाब्दिक अर्थ देखा, अंग्रेजी शब्द इतिहास हिस्ट्री किससे निकल के बना है, इसका अर्थ क्या है। और इस प्रकार से अपन ने क्या किया, ये कोशिश की है कि अपने यहाँ ये जो हमने बनाया है इतिहास का सामान्य परिचय, उसको पाठ फर्स्ट के रूप में कोशिश करी है कि इसका सामान्य परिचय आप लोगों के पास पहुँच जाए, इसकी एक भावना पहुँच जाए कि इतिहास क्या है, ये सामान्य परिचय के रूप में ये कोशिश की गई है। और दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम क्या है हमारा हौसला आगे